नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ का यूट्यूब चैनल। आज के सेशन का प्रारंभ हम लोग करते हैं 3 नए बिल से जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में लेकर के आए हैं। एक पिक्चर का डायलॉग था, आप लोगों को भी याद होगा, बहुत समय तो नहीं बीता, एक पुरानी पिक्चर है, उसका डायलॉग था तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ये एक लाइन भारत की पूरी न्यायिक व्यवस्था की विसंगतियों को दिखाती है कि किस तरीके से करोड़ों केसेस भारतीयों के पेंडिंग पड़े हैं भारत की अदालतों में, कन्विक्शन रेट किस प्रकार से बहुत कम है और न्याय इतना सुस्त है कि उसको पाने के लिए कई पीढ़ियां लग जाती हैं। और इन्हीं सब चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए वर्तमान सरकार प्रयासरत थी। इसके अलावा एक चीज़ और भी थी, जो हमारे यहाँ जो कानून है वो ब्रिटिश कालीन कानून था, यानी जो हमारे यहाँ आईपीसी, सीआरपीसी या आईईए जो है वो औपनिवेशिक काल में था। अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था, चूँकि अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, हम उनके गुलाम थे, साम्राज्यवादी ताकतें थी और उन्होंने जो भी कानून बनाया अपने साम्राज्य के हित के लिए बनाया कि उनके साम्राज्य के लिए, उनके शासन के लिए, उनके व्यापार के लिए, उनके नियंत्रण के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो उन्होंने उन चीज़ों को प्राथमिकता दी और उसी प्रकार के कानून बनाए गए। दुर्भाग्य से आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, अभी भी हम उन्हीं कानूनों के अनुसार अपना न्यायिक व्यवस्था को हम चला रहे हैं। हालांकि कुछ संशोधन हुए, लेकिन उसके बाद भी अभी मूलभूत चीज़ें अभी भी आईपीसी, सीआरपीसी या आईईए वही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने लाल किले पर भी इस चीज़ को इंगित किया था कि वे अति शीघ्र इस पर कुछ परिवर्तन करेंगे। हालांकि इसके लिए एक समिति बनाई गई थी इन तीनों में संशोधन के लिए, और उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर रणवीर सिंह थे जो एनएलयू के वीसी थे, और उनकी रिपोर्ट के आधार पर अमित शाह ने ये 3 बिल नए पेश किए हैं, जो मुख्यतया भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी, और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट में संशोधन के लिए लोकसभा में बिल प्रस्तुत किया है। ये तीनों विधेयक अब संसदीय समिति के पास रिव्यू करने के लिए भेज दिए गए हैं, यानी संसदीय समिति देखेगी कि इसमें क्या उचित है, क्या अनुचित है, या क्या इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। अब हम लोग पहले थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर हम लोग बोलचाल की भाषा में तो जानते समझते हैं, लेकिन आम आदमी अभी भी आईपीसी, सीआरपीसी या इंडियन एविडेंस एक्ट के बारे में स्पष्ट रूप से बहुत कुछ नहीं जानता है। तो सबसे पहले हम लोग आईपीसी को जानते हैं कि आखिर आईपीसी होता क्या है। तो सबसे पहले हम जान लें, आपको मतलब आश्चर्य होगा कि आईपीसी 1860 में बनी थी। इंडियन पिनल कोड आप लोगों ने पिक्चरों में भी सुना होगा ना, आईपीसी की धारा फला के तहत इनको सज़ा दी जाती है। तो आईपीसी जो है वो 1860 में बना था, ब्रिटिश पीरियड में बना था, और अभी भी वैसे ही चल रहा है, भारतीय दंड संहिता। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि कौन सा कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है, और दूसरी चीज़ कि उन अपराध के लिए कौन सी सज़ा दी जाए, कौन सा दंड दिया जाए, ये आईपीसी में तय होता है। यानी अपराध क्या है और उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए, ये आईपीसी में तय होता है। इसी प्रकार से सीआरपीसी जो 1898 में बना, हालांकि 1973 में इसमें संशोधन हुआ। सीआरपीसी को दंड प्रक्रिया संहिता बोलते हैं, और इसमें गिरफ्तारी, अन्वेषण और मुकदमा चलाने की विधि का उल्लेख है। यानी अगर कोई क्रिमिनल है तो उसकी गिरफ्तारी कैसे होगी,
उसका अन्वेषण कैसे होगा और मुकदमा कैसे चलेगा, ये पूरा प्रोसीजर जो है वो सीआरपीसी में इंगित है। चूँकि हमारी न्यायिक व्यवस्था सबूतों पर, गवाहों पर निर्भर करती है, तो इसके लिए बाकायदे भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इंडियन एविडेंस एक्ट है। और इसमें क्या होता है कि केस के तथ्यों को कैसे साबित किया जाए, जो केस के जो तथ्य हैं उनको न्यायालय में कैसे साबित किया जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि न्यायालय में तराजू को पकड़े हुए एक न्याय की देवी है और उसके आँखों पर पट्टी बंधी हुई है, यानी वो कुछ देखेगी नहीं, जो भी सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, उनके आधार पर वो फैसला करेगी। तो भारतीय जो साक्ष्य विधि है उसमें सबूत पेश करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, इस पर भी इसमें देखा जाता है आईईए में। गृह मंत्री ने लोकसभा में बयान दिया इन 3 बिलों को पेश करते समय कि कानून, इस समय जो कानून हैं वर्तमान में, वो उपनिवेशवाद की विरासत हैं और इन्हें आज के हालात में अनुकूल बनाया जा रहा है इस विधेयक को ला करके। तो इन तीनों में यानी आईपीसी, सीआरपीसी और आईईए में परिवर्तन किया गया है। आईपीसी के स्थान पर जो अब नया नाम दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, और इसको पेश करने की मुख्य वजह है भारत के कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना। इसी प्रकार से सीआरपीसी को हटा करके अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बनाया जा रहा है और उसका उद्देश्य है भारत की न्याय प्रक्रिया में देरी को रोकना। और तीसरा जो एविडेंस एक्ट हम लोगों ने चर्चा किया था, भारतीय साक्ष्य विधि, उसको हटा करके अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के रूप में परिवर्तित किया गया है। और उसके पीछे तर्क ये है कि जो वर्तमान समय का कानून है साक्ष्य इकट्ठा करने का, साक्ष्य देने का, वो अब बहुत एप्रोप्रिएट नहीं रह गया है, बहुत अनुकूल नहीं रह गया है, क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी या फॉरेंसिक साइंस ने जिस तरीके से तरक्की की है, जिस तरीके से अब अपराधों के रूप बदल रहे हैं, जिस तरीके से साइबर क्राइम वगैरह बदल रहे हैं, तो अब साक्ष्य इकट्ठा करने या अदालत में देने के तरीकों में भी परिवर्तन आ रहा है। इसीलिए आईईए में भी परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हो रही है। अब जैसा कि शुरुआत में ही मैंने कहा था कि तारीख पर तारीख, यानी कोई समय सीमा नहीं है कि केस कब निपटेगा। पीढ़ियां गुजर जाती हैं, 2-2, 3-3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं, चप्पलें घिस जाती हैं न्यायालय और अदालतों के चक्कर काटते काटते, और पैसे तो उसमें लगते ही हैं। इस नए कानून में एक और मुख्य बात होगी कि केस के निपटारे की एक टाइमलाइन होगी, यानी एक तय समय होगा और उस तय समय के अंदर न्याय उपलब्ध कराया जाएगा और इसमें फोरेंसिक साइंस का इस्तेमाल होगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी साक्ष्यों के आधार पर मामलों का निपटारा किया जा सके। दूसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ जो अमित शाह ने कही कि कन्विक्शन रेट भारत में बहुत कम है और फॉरेंसिक साइंस की मदद से कन्विक्शन रेट को भारत सरकार 90% करना चाहती है। इसके अलावा कुछ अपराधों में मौत की सज़ा और का प्रोविज़न किया गया है, जैसे मॉब लिंचिंग। अक्सर आप लोगों ने अखबारों में सुना होगा कि किन्हीं न किसी कारणों से मॉब लिंचिंग होती है। मॉब लिंचिंग का मतलब है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को भी भीड़ किसी उकसावे पर 100, 200, 500 लोगों की भीड़ उसको मार देती है और उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो जैसे मॉब लिंचिंग हुआ, नाबालिगों के रेप के केसेस बढ़े हुए हैं, तो इनको नियंत्रण करने के लिए फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मौत यानी हत्या अगर कोई करता है तो उसको मौत की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा प्लस जुर्माना दोनों देना होगा। इसी प्रकार से रेप के केसेस बढ़े हैं, उस पर 10 साल की कैद होगी या उम्र कैद होगी, या अगर गैंग रेप है तो उसमें सज़ा दुगनी हो जाएगी, 20 साल।
जो सबसे ज़्यादा चर्चित है और जो अक्सर आप लोग अखबारों या मीडिया में पढ़ रहे होंगे कि पहचान छिपा करके यौन संबंध बनाना, तो अब इसको भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति पहचान छिपा करके किसी लड़की या किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाता है और बाद में उस महिला को पता चलता है उसकी असली पहचान, तो ऐसे मामलों को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस संशोधन का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर चर्चा हुई थी कि इसमें राजद्रोह का नाम हटा दिया गया है, क्योंकि राजद्रोह जो है वो औपनिवेशिक काल का शब्द है। उस समय ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलना राजद्रोह की श्रेणी में आता था। ब्रिटिश सरकार के ऊपर आरोप लगाना राजद्रोह के रूप में आता था और ब्रिटिश साम्राज्य को सीधे सीधे चुनौती देना माना जाता था। लेकिन डेमोक्रेटिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा उचित नहीं है और राजद्रोह शब्द को हटा दिया गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप आराम से सरकार की आलोचना कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री की आलोचना कर सकते हैं। तो राजद्रोह जैसे शब्द को हटा दिया गया है। हालांकि देशद्रोह के मामले को अब थोड़ा सा संशोधित कर दिया गया है, यानी आप देशद्रोह या संविधान के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं, संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं इस समय इन तीनों बिलों के माध्यम से, और उम्मीद की जा रही है कि काफ़ी हद तक भारत की न्यायिक व्यवस्था में इसमें सुधार आएगा। हालांकि अभी ये बिल प्रस्तुत किए गए हैं, अभी ये पास नहीं हुए हैं, संसदीय समिति में इनको रखा गया है रिव्यू करने के लिए, और उस रिव्यू में देखिए कुछ नए संशोधन भी आते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये एक प्रशंसनीय कदम है ये संशोधन, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये और अच्छे रूप में पास हो, सदन में दोनों हाउसेज में पास हो और एक नया कानून हमारे सामने आए, नई व्यवस्था हमारे सामने आए, जुडिशियल सिस्टम नया बने, तेज बने, कन्विक्शन रेट बेहतर हो जाए जो सरकार का लक्ष्य है 90% का, और उसके बाद हमें ये न कहना पड़े कि तारीख पर तारीख। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आप लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल को, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।